Good morning, students. From last lecture, we have started new topic that is monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी ये टॉपिक हम लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर चुके हैं. इसमें हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ये दो टॉपिक्स हम मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम मॉनेटरी पॉलिसी में और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे. तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमको क्या क्या टॉपिक्स देखना है. तो सबसे पहले हमको आज के इसमें देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, और उसके बाद में और जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो मेथड्स भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा. हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग देखा हमने कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है. तो उसमें हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिसमें मनी के रेगुलेशन के बारे में कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मनी का सप्लाई को रेगुलेट करना या मनी के सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये मॉनेटरी पॉलिसी में बताया जाता है. तो उसमें फिर हमने देखा कि जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार मनी के सप्लाई को या तो इंक्रीज किया जाता है या तो डिक्रीज किया जाता है. फिर बाद में हमने देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य कौन से हैं कि प्राइस स्टेबल रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, आउटपुट प्रोडक्शन मैक्सिमम रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में इक्वलिटी लाना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को हेल्दी बनाए रखना, एक्सपोर्ट बढ़ाना. ये सब चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में हम कवर कर चुके हैं. तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है. तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हम या गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, मनी के सप्लाई को रेगुलेट करने की कोशिश करती है. मनी, अब सब उसके पहले भी हमने देखा था कि मनी का सप्लाई मतलब क्या. मनी का सप्लाई मतलब जो लोगों की इनकम है, लोगों के बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, या क्रेडिट मार्केट में जो लोन बढ़ता है, डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये सबको हम कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं मनी सप्लाई. तो उसमें जो मनी सप्लाई है, ये मनी का सप्लाई अगर प्रॉपर होता है तो ही ग्रोथ है किसी देश की वो हो पाती है. तो मॉनेटरी पॉलिसी में उसी को रेगुलेट किया जाता है. सो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि मनी सप्लाई इज जस्ट लाइक ब्लड टू अ ह्यूमन बीइंग. जैसे जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग बिना ब्लड सप्लाई के, बिना ब्लड के नहीं रह सकता, वैसे इकोनॉमी बिना मनी के सप्लाई के नहीं रह सकती. तो मनी का सप्लाई थ्रू होता है मॉनेटरी पॉलिसी. तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी से सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इसमें किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं. तो ये सेक्टर का डेवलपमेंट अगर करना है तो हमें क्या चाहिए, मनी का सप्लाई चाहिए. क्योंकि अगर प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कब अच्छे से काम करेगा, जब प्लांट एंड मशीनरी अगर उनके पास है प्रॉपर, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे. रॉ मटेरियल, हर चीज़ अगर है बराबर तो ही वो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो सकता है. अब प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ये सब खरीदने के लिए मनी चाहिए, और मनी का सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही होता है. तो उसी प्रकार एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी अनेक प्रकार के जो इक्विपमेंट्स है, बीज है, ये सब फैसिलिटीज़ के लिए मनी चाहिए, और मनी का सप्लाई कहाँ से होगा, मॉनेटरी पॉलिसी से. सो विदाउट मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती. सो सबसे पहला महत्व है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बहुत आवश्यक है. देन मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी. अब इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को रेगुलेट करते हैं. मतलब क्या करते हैं, मनी के सप्लाई को आवश्यकता के अनुसार या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं. तो इसमें हमने देखा था कि जैसे इन्फ्लेशन में मेन प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या था, इन्फ्लेशन में रूट कॉज ये था कि मनी का सप्लाई जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा था. तो मनी का सप्लाई ज़्यादा होना ये प्रॉब्लम था. तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या करेंगे कि मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे. वैसे ही डिफ्लेशन में हमने क्या देखा था, डिफ्लेशन में जितना आवश्यक मनी सप्लाई होता है, आवश्यक है जितना मनी सप्लाई उससे कम होता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए मनी का सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा. तो मतलब ही हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक कर रहे हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी. मतलब ही हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि प्राइस में जितना फ्लक्चुएशन होगा उतना वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता. तो वो फ्लक्चुएशन दूर करके प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट उसका फंक्शन है.
देन इंक्रीज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब अर्थव्यवस्था में सेविंग जितनी ज़्यादा होगी, जितना इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही अर्थव्यवस्था में पैसा फिर से इन्वेस्ट होगा, फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। लेकिन ये बढ़ेगा कैसे? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट तभी तभी बढ़ेगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तभी लोगों को काम मिलेगा, तभी लोगों की इनकम बढ़ेगी, तभी लोगों की सेविंग बढ़ेगी। तो सेविंग बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्रीज़ अच्छे से चलना ज़रूरी है। और इंडस्ट्री तभी चलेगी जब वहाँ प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, हर चीज़ के लिए अगर मनी सप्लाई प्रॉपर हो रहा है तो इंडस्ट्री बराबर चलेगी, और तो ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। अब जो प्लांट एंड मशीनरी और इंडस्ट्री को बराबर चलने के लिए जो मनी सप्लाई चाहिए, वो मनी सप्लाई कहाँ से होगा? मॉनिटरी पॉलिसी से। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी मॉनिटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय विकास है वो क्षेत्रीय विकास प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया बहुत डेवलप्ड है और दूसरा एरिया बहुत ही कम डेवलप्ड है, इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए। तो मॉनिटरी पॉलिसी में ऐसा देखा जाता है कि जो पिछड़े इलाके हैं, वो पिछड़े इलाके में किस प्रकार से मनी का सप्लाई बढ़ाया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट किसी भी एरिया में अगर करना है तो मनी का सप्लाई चाहिए। तो मनी के सप्लाई में कुछ इस प्रकार से प्रोविज़न प्रावधान किए जाते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपमेंट जहाँ पर नहीं हुआ, उस वहाँ पर मनी का सप्लाई किसी तरीके से बढ़ाया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर के इसमें से हो, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से हो, या कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू हो। वहाँ पर अगर मनी सप्लाई बढ़ता है ऐसे रीजनल जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसे रूरल एरिया में, तो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी, और उस पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ का डेवलपमेंट हो जाएगा। देन प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है, साधन संपत्ति, उसका जो अलोकेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉपर होता है, और मेनली मनी सप्लाई से ही वो पॉसिबल है। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर, इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर, 3 बेसिक सेक्टर्स होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो उसके डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए आपको मनी सप्लाई चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का विकास अगर करना है तो मनी का सप्लाई लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग करना है तो प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ के लिए, हर फैसिलिटी के लिए पैसा लगेगा। सर्विस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर जगह पर आपको मनी का सप्लाई अगर प्रॉपर है तो वो पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो क्या होगा? डेवलप होगा। तो हर सेक्टर के प्रॉपर डेवलपमेंट ये मॉनेटरी पॉलिसी से होता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके पहले भी हमने बहुत बार देख चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स किसी भी देश में एक साल में कितने नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट ये स्टार्ट हुए हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा नए प्लांट, नए इक्विपमेंट शुरू हुए होंगे या खरीदे गए होंगे किसी देश में, उतना वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि नए प्लांट, नए इक्विपमेंट खरीदे गए हैं अर्थव्यवस्था में या किसी देश में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि नए प्लांट मशीनरी से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा जीडीपी होगा। सो अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन बहुत आवश्यक है। और नए प्लांट और मशीनरी, न्यू प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए जो मनी सप्लाई चाहिए वो कहाँ से होगा? मॉनेटरी पॉलिसी से। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी आवश्यक होता है। इंश्योरिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी मतलब जो मनी का सप्लाई है, कैश है, फंड्स का फ्लो बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर फंड्स का फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर लिक्विडिटी हो नहीं पाएगी। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी खर्चे आते हैं आवश्यक है, वो खर्चों के लिए प्रॉपर मनी सप्लाई है तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, शॉर्ट टर्म जो जिसको हम बोलते हैं कैश में कन्वर्टेबिलिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है वो स्थिति, अच्छी स्थिति जो है मॉनेटरी पॉलिसी से आ सकती है थ्रू प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। देन कंट्रोल ऑन क्रेडिट एंड बैंक्स। क्रेडिट उसमें 2 शब्द हमेशा ध्यान में रखना, क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल, ये 2 शब्द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हमेशा आपको पढ़ते आप रहोगे, तो इसमें बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना। क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल, ये 2 टर्म अलग है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब जो कमर्शियल बैंक्स लोन बांटती है, ठीक है, क्रेडिट बांटती है, लोन मतलब क्रेडिट, इकोनॉमिक्स में लोन और क्रेडिट वो एक ही है। तो लोन बांटना की जो पर्टिकुलर एक प्रोसेस होती है जो कमर्शियल बैंक करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जबकि क्रेडिट कंट्रोल मतलब कौन सी बैंक या देश में कितने लोग, कितना क्रेडिट, कितना लोन बंटना चाहिए, तो उसको आरबीआई डिसाइड करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट कंट्रोल।
तो क्रेडिट कंट्रोल जो है, ये क्रेडिट कंट्रोल का काम कौन करती है? आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। और क्रेडिट क्रिएशन का जो काम है वो कौन करती है? कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय कमर्शियल बैंक, बट क्रेडिट कंट्रोल इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कितना लोन बढ़ना चाहिए अर्थव्यवस्था में? जैसा हमने देखा था, इन्फ्लेशन में ज़्यादा लोन अगर बढ़ गया है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन में बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, या बाकी के डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ क्रेडिट कंट्रोल। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट कंट्रोल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। देन मेंटेनिंग डेट, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सबसे इसमें मेन है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि रोज़गार तभी मिलेगा जब वो इंडस्ट्री अच्छे से काम कर रही है। अगर अच्छे से काम कर रही है तो ही वो पर्टिकुलर सेक्टर में लोगों को काम मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में तभी लोगों को काम मिलेगा जब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कब होगा? जब प्लांट एंड मशीनरी अच्छे से काम कर रही है, रॉ मटेरियल का पेमेंट हो रहा है, बाकी के पेमेंट बराबर हो रहा है, तो फैक्ट्री बराबर चलेगी, कंपनी बराबर चलेगी, और तो ही लोगों को काम मिलेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, जो अलग अलग खर्चों के लिए जो मनी लगता है, वो कहाँ से आएगा? थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी। और मॉनिटरी पॉलिसी थ्रू बैंक्स जो है, ये मार्केट में मनी का सप्लाई होता है और वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लोगों को रोज़गार जो है वो मिलता है। तो अभी तक हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? आज के लेक्चर में जस्ट एक रिकैप देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग हमने देखा, ऑब्जेक्टिव्स हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्या देखा? इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग शॉर्ट में देख लेते हैं फिर से एक बार। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई को रेगुलेट करने वाली जो पॉलिसी होती है, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी के सप्लाई को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार मनी के सप्लाई को कम भी कर दिया जाता है। देखते हैं कि आरबीआई देखती है कि अर्थव्यवस्था में मनी का सप्लाई कितना है और कितना चाहिए। तो अगर आरबीआई देखती है कि जितना नॉर्मल मार्केट में मनी का सप्लाई चाहिए उससे एक्चुअल पोजीशन में कम है, मनी का सप्लाई कम है, जितना चाहिए उससे कम है, तो ऐसी पोजीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट देख रही है कि जितना चाहिए मार्केट में मनी का सप्लाई उससे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, और उसकी और अगर बढ़ जाता है मनी सप्लाई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश होती है। मतलब कहने का मतलब कि या तो मनी का सप्लाई बढ़ाया जाता है या तो कम किया जाता है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं और उसके अनुसार मनी के सप्लाई को या तो बढ़ाया जाता है या तो कम किया जाता है। सो इसके बाद के जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग मेथड्स कौन से क्रेडिट कंट्रोल की, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपको पढ़ना है तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो अलग अलग मेथड्स हैं वो बिना पढ़े आप मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं समझ सकते। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि जो अलग अलग मेथड्स है मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट कंट्रोल के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।